हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम न्यूज़ में आए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे यूपीएससी के पेपर में 2016 के क्वेश्चन पेपर में ये आया था क्वेश्चन, जो कि हमारे आज के डिस्कशन से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को हम एंड में देखेंगे इसका आंसर, और इस डिस्कशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो इंडिया का नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट है, जो कार्बन एमिशन का नेट ज़ीरो टारगेट है, जो कि COP26 में अडॉप्ट किया गया है, तो उसकी टाइमलाइन 2050 है या नहीं, तो ये हमको पता चलेगा एंड में। ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन है ये। फिर एक है DIN स्टैंड फॉर डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि GSTN के द्वारा दिया जाता है, तो ये ट्रू फॉल्स एंड में हम देखेंगे। फिर हमारा जो पहला ट्राई कलर फ्लैग जो है वो सूरत सेशन में इसको फहराया गया था, तो ये क्वेश्चन है। और फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के डिस्कशन का, कि आपने क्या अभी तक यूपीएससी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, तो प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। और हमारे कुछ पेड बैचेज़ हैं जिनकी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले आर्टिकल से। तो हमारा जो सबसे पहला आर्टिकल है, जो कि बात कर रहा है कि पंचामृत, इंडियाज पंचामृत फॉर COP26 या फिर COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो यहाँ पे अभी UNCCC, आप जानते हैं UN की जो ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, अभी रिसेंटली हुई थी। कहाँ हुई थी? ग्लासगो में हुई थी, 26वीं। तो उसके अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ टारगेट रखे थे, कुछ नए टारगेट, जो पुराने टारगेट थे उनको चेंज करके नए टारगेट उन्होंने रखे हैं, जो कि इंडिया को मीट करने हैं। 2030 तक कुछ टारगेट है और कुछ टारगेट 2070 तक है। तो इसमें से ये टारगेट जो है ये हमारा नेट ज़ीरो वाला टारगेट है, जो कि 2070 तक मीट करना है। और बाकी टारगेट को, जैसे कि हमें नॉन फॉसिल फ्यूल जो है, कोई भी जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसकी कैपेसिटी 500 गीगावाट करनी है। और फिर उसके बाद 50% एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है, हमें 50% जितनी भी एनर्जी की हम अभी जो ज़रूरत है उसमें से आधी एनर्जी जो है हमें रीन्यूएबल सोर्सेस से लानी है। फिर उसके बाद 1 बिलियन कार्बन एमिशन जो है कम करना है हमें, कब तक? 2030 तक। और फिर कार्बन की इंटेंसिटी को 45% से कम करना है 2030 तक। तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक की टाइम लाइन जो है 2070, तो इसी को पंचामृत का बोला गया है। ये जो 5 टारगेट हैं इनको पंचामृत बोला गया है। तो इससे रिलेटेड अभी ये न्यूज़ में अभी आया है, बिकॉज अभी जो हमारी कैबिनेट है उन्होंने ये इसको पास करने के लिए एक बिल कर दिया, और उसको जो है परमिशन दे दी गई है कि ये जो टारगेट मीट करने हैं हमें इंडिया को, ये जो 5 टारगेट हैं, तो इसलिए ये अभी न्यूज़ में आया है दोबारा। तो ये अभी जो प्लेज किया था ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, जो इस समिट में जो एक शपथ ली थी कि ये जो टारगेट मीट करने थे, तो हमारी कैबिनेट ने ये जो टारगेट उनको थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है अपने अकॉर्डिंग, और उसे अप्रूवल मिल चुका है सारी मिनिस्ट्रीज़ का, जो कि चेयर की गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इसका जो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो UN के थ्रू होता है, एक्चुअली ये जो टारगेट है ये हमें 2 डिग्री सेल्सियस, हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस रखना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। तो उससे रिलेटेड ये UN के सारे टारगेट हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पेंगाली वेंकैया जी से रिलेटेड है। पेंगाली वेंकैया आप जानते होंगे, जिन्हें फ्लैग मैन कहा जाता है हमारे इंडिया का। तो ये अभी न्यूज़ में आया बिकॉज अभी इनका बर्थडे था रिसेंटली 2 अगस्त को, तो इसलिए इनको एक श्रद्धांजलि दी गई है पेंगाली वेंकैया जी को, जो कि इंडियन नेशनल फ्लैग के आर्किटेक्ट थे। तो इनसे रिलेटेड कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं कि जैसे इन्होंने, ये एक जियोलॉजिस्ट थे, इनको डॉक्टरेट मिली थी जियोलॉजी में, भूवैज्ञानिक, और ये डायमंड माइनिंग के लिए बहुत ही एक्सपर्ट थे। जैसे ये हीरो का जो है माइनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट थे, तो इनको निकनेम डायमंड वेंकैया नाम से भी जाना जाता था।
और 1921 में इन्होंने एक फ्लैग प्रेजेंट किया था जो कि रेड और ग्रीन उसमें स्ट्राइप्स थी, जैसे हमारे अभी वाले फ्लैग में भी देखी जा सकती हैं। तो इसी टाइप का कुछ था, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। और फिर इसको ये जो लाल हंसराज थे जलंधर के, इनको दिखाया गया था और इन्होंने चक्रा को ऐड कर दिया था इसमें जो फ्लैग था। तो गांधी जी ने इसमें रिक्वेस्ट की थी कि इसमें एक वाइट स्ट्राइप भी डाल दी जाए। तो ये आप देख सकते हैं कैसे हमारे फ्लैग का इवोल्यूशन हुआ। और ये जो बेंगाली वेंकैया जी हैं, तो ये इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में। ये एक फ्रीडम फाइटर थे जो कि गांधी जी के इनके बहुत अच्छे गांधी जी से रिलेशन थे। ये अफ्रीका में मिले थे गांधी जी से, वहाँ पर जब अफ्रीका में गांधी जी अपना जो काम कर रहे थे वहाँ पे, तो उसी टाइम पे इन लोगों की मुलाकात हुई थी। तो वो भी फ्रीडम फाइटर थे, तो आप जान सकते हैं। और फिर उसके बाद ये नया जो फ्लैग था हमारा, तो इसको 1931 की जो एक कराची सेशन हुआ था, तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट कर लिया था। ये ऑफिशियली अडॉप्शन पहली बार आईएनसी के द्वारा 1931 में हुआ था। लेकिन पहली बार जब होस्ट किया गया, आप जानते होंगे 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जिसमें हमारे जो नेहरू जी थे उन्होंने प्रिसाइड किया था। तो उसमें पहली बार जो है फ्लैग को होस्ट किया गया था। तो वो होस्ट किया गया था बट अडॉप्ट नहीं किया गया था, कि ऑफिशियली इसको अडॉप्ट सिर्फ 1931 में किया गया था। ये आपको याद रखना है। फिर चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि DIN से रिलेटेड है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है? एक्चुअली अभी नहीं, ये काफ़ी पुराना जो है कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है कि 8 डिजिट का नंबर है जो कि कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, जो हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनी हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं उनको दिया जाता है, ताकि उनसे रिलेटेड जितना भी डेटा बेस है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह का उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, उसमें एक नंबर रहेगा 8 नंबर का, जो कि उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कि वो किस किस कंपनी, ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये अगर एक से ज़्यादा कंपनी में है तो उनका अलग अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक पर्सन पे एक नंबर असाइन होगा और उसी नंबर में उस बंदे की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, चाहे उनकी जितने भी एकेडमिक या फिर जो भी ज़रूरत है जिस इन्फॉर्मेशन की, वो सारी इसी के थ्रू एक्सेस की जा सकेंगी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है जो भी डायरेक्टर हैं कहीं के। तो आप ये देख सकते हैं, ये DIN है, इसको बोलते हैं। तो ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो सकता है लोगों को, तो इसके लिए मैंने दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ यहाँ पे दिया है। एक DIN हो गया डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और एक DIN हो गया डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये कॉन्सेप्ट है CBIC की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो ये करीब 20 डिजिट का ये नंबर है जो कि डिजिटली आप इसको जनरेट कर सकते हो। और ये जितने भी टैक्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी, किसी भी बंदे की जो टैक्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी और कम्युनिकेशन जो होगा जो CBIC करेगी उससे, तो इसी नंबर के थ्रू करेगी। कि कोई भी बंदा है, उसने अगर वो टैक्स पेयर है, उसको कोई भी अगर सिस्टम से जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनसे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करना है, जो भी चीज़ें उनके बीच में होंगी, तो वो सारी की सारी इस नंबर के थ्रू उनको असाइन की जाएंगी, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ताकि जैसे करप्शन प्रैक्टिसेस को रोका जा सके और कोई भी जो है उसमें इंटरप्शन ना हो। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि CBIC के द्वारा दिया जाता है, ये मेनली किससे रिलेटेड है? टैक्स से रिलेटेड है। इसको जैसे GST में भी यूज़ किया जा सकता है, कोई अगर इंक्वायरी चल रही है उससे रिलेटेड। तो दोनों में आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। एक DIN है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और दूसरा DIN है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होता है? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंदर ये कि जैसे ऐसे वेपन जिनसे बहुत ही हाई लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो, बहुत ही ज़्यादा रीजन को ये डिस्टर्ब करे, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो। जैसे कि आप जानते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो एक तरह का मास डिस्ट्रक्शन का काम करता है कि अगर किसी जगह पे न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया गया तो वहाँ का वेजिटेशन, वहाँ के लोग, वहाँ की जो रेडिएशन होता है वो बहुत साल तक वहाँ के लोगों को अफेक्ट करता है। तो ये ऐसे वेपन्स को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाता है।
और इससे रिलेटेड बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं वर्ल्ड में कि इनका बहुत ही यूज़ ना किया जाए। तो बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं और इवन सब हर कंट्रीज़ के पास अपना लॉ भी है। जैसे इंडिया के पास इसका लॉ है जो कि 2005 में पास हुआ था। इंडिया ने दोबारा इस वाले लॉ को जो 2005 का है उसको अमेंड कर रही है। पार्लियामेंट ने पास किया है अभी रिसेंटली एक बिल जो कि इसको अमेंड करेगा, और इस बिल को जो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड द डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट कहते हैं, जो कि 2005 में किया गया था। तो आपको मैंने बताया कि वेपन ये क्या होते हैं, WMD क्या चीज़ हैं, जो कि ऐसे वेपन जिनकी कैपेसिटी बहुत हाई हो, बहुत ही हाई लेवल में वो डिस्ट्रक्शन और डेथ कॉज कर सकते हैं बहुत ही मैसिव स्केल पे, तो उसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहेंगे। यूजुअली न्यूक्लियर जो वेपन होंगे, बायोलॉजिकल वेपन या केमिकल वेपन। बायोलॉजिकल वेपन ऐसे होंगे, मान लीजिए वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इसको किसी रीजन में दे दिया गया। आप जानते जैसे आपने कोविड-19 का एग्जाम्पल देखा है, ये एक तरह से लोगों ने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे चाइना पे कि उन्होंने एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह इसको यूज़ किया है। तो ये किसी भी वायरस को ऐसी जगह पे कर देना, मतलब आपने अगर किसी कंट्री के अगेंस्ट यूज़ कर लिया तो वहाँ की पूरी जो पब्लिक है उन सबको बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। तो इन सब चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया है, तो ये इसी के अंदर आएगा, WMD के अंदर आएगा। और इस टर्म का जो है, ये जो टर्म है ये स्टार्ट किया गया था 1937 के अराउंड। इसको डिस्क्राइब किया गया था जब आप ये न्यूक्लियर बॉम्ब, जब हिरोशिमा नागासाकी, आप जानते हैं हमारा जो ओनली न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक जो हुआ है हिरोशिमा नागासाकी पे जापान में, तो उसी के बाद ये कॉन्सेप्ट फिर आई थी कि ये जो इतना डिस्ट्रक्टिव स्केल पे आप सिविलियन को मार रहे हो, तो इसके लिए कुछ ना कुछ इंटरनेशनल अग्रीमेंट आए हैं। तो ये कुछ हम एग्रीमेंट देखेंगे, WMD से रिलेटेड है, कुछ इंटरनेशनल अग्रीमेंट है। जैसे कि पहला है हमारा जेनेवा प्रोटोकॉल। जेनेवा प्रोटोकॉल मेनली फेमस है किसके लिए, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के लिए, जो कि 1925 में आया था। फिर उसके बाद ये NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि हमारे न्यूक्लियर वेपन को, ताकि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, बहुत ही ज़्यादा जो भी मटेरियल होता है, न्यूक्लियर मटेरियल है, उसको ना रखे, तो उसके लिए 1968 में ट्रीटी आई थी ये, जो मेनली इंडिया को काउंटर करने के लिए की गई थी। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जो है ये 72 से रिलेटेड 1972 में आया था। फिर उसके बाद केमिकल वेपन कन्वेंशन है जो कि 1993 का है। और ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस तो आप जानते ही होंगे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी साइन की गई थी। तो ये मेनली इसमें ये किया गया था कि जर्मनी को बैन कर दिया गया था कि वो किसी भी केमिकल वेपन को स्टॉक नहीं रख सकता है अपने पास। तो इसी से रिलेटेड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी किसके द्वारा, CWC के द्वारा, कब, 1997 में। और इसको इम्प्लीमेंट ये जो है इम्प्लीमेंट जो है इन्फोर्स सारा ये CWC ही करती है। और ये 2001 में ये अग्रीमेंट हुआ था किसके, OPCW और UN के बीच में, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन और UN के बीच में हुआ था, जो कि इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट है और जो उस रीजन में मान लीजिए अगर कहीं पे ऐसी दिक्कत है कि यहाँ पे आपको लगता है, सस्पिशन है कि कोई जगह पे किसी कंट्री के पास ऐसे वेपन है, केमिकल वेपन या न्यूक्लियर वेपन, वो तो उनको रिपोर्ट जो है ये इंस्पेक्शन कर सकती है, उस चीज़ को काउंटर कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन। और इसको अवार्ड भी मिल चुका है नोबेल पीस प्राइज का, कब मिला है, 2013 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग, नीदरलैंड में। तो चलिए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो OPCW से रिलेटेड है, जो कि ये पहला स्टेटमेंट बोला, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन की है और काम करती है किसके साथ, NATO और WHO के साथ। तो यूरोपियन यूनियन की नहीं है ये। और फिर उसके बाद सेकंड है, ये बोल रहा है कि मॉनिटर करती है केमिकल इंडस्ट्री को, जो कि नए वेपन को बनाने में प्रिवेंट करेगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका काम यही है, जो केमिकल वेपन है वो ना आ पाए। और कोई भी अगर इंडस्ट्री, कोई भी मार्केट है जो कि अगर इसमें काम कर रही है तो उसको प्रोहिबिशन करना इसका ये काम है। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि असिस्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है स्टेट को अगेंस्ट केमिकल वेपन थ्रेट से। तो इसका आंसर हो जाएगा B, 2 और 3। फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स पे अपने आते हैं। इंडिया नेट ज़ीरो कॉप
2026 का जो नेट ज़ीरो एमिशन वाला टारगेट है ये कब तक मीट करेगा। 25 तो मैंने बताया, बस एक टारगेट है जो कि 2070 के लिए है, जो कि नेट ज़ीरो से था, बाकी सारे 2030 के लिए हैं। फिर उसके बाद DIN की बात हो रही है, जो कि डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है अपनी सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स CBIC सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के द्वारा दिया जाता है, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद ये जो नेट ज़ीरो टारगेट है ये 2070 तक मीट करने हैं। और फिर हमने बात की थी जो 1931 में हमारा सेशन हुआ था, उस टाइम पे ये ट्राई कलर फ्लैग जो है इंडिया का, इसको होस्ट किया गया था, ना कि सूरज सेशन कब हुआ था? 1906 में। तो हमारा इसका जो आंसर है इसका ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, इसके सारे आंसर फॉल्स हैं। और ये ट्रू या फॉल्स है ये आप जानते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।